हेलो। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? मैं ये फोन क्यों काट दिया तुमने? और ये फोन है किसका? यहाँ मेरे कमरे में पड़ा था। वो बापू का फोन है ना, भूल गए थे अट्ठे। अरे तो बात करने देती ना बापू को। हवेली से फोन था किसी औरत का। मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। वो बस हेलो हेलो करते रहे, अपना नाम भी नहीं बताया उन्होंने। वैसे आवाज थोड़ी घबराई घबराई सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। बापू, आप रास्ते में बात कर लेना, आपको देर हो रही है ना। अब कोई फोन क्यों ना उठा रहा है? अब आप बात कर लो, पता नहीं किसका फोन था हवेली से, और ठाकुर से उठा लिया। हाँ। हेलो। हेलो पापू, पापू आपने इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? पापू, और क्या आवाज तो ठाकुर साहब जैसी लग रही थी। अरे ना ना, वो आवाज ठाकुर साहब की कैसे हो सके? वो तो मठ के किसी आदमी ने फोन उठा लिया था। वो मैं ना था ना अठे जब थारो फोन आयो। छोरी बस में अठे से निकल ही रहे हो, जल्दी से पहुंचो बेटे। प्रसाद, ठाकुर साहब की आवाज सुनकर के पूछ रही थी, मैं उससे झूठ बोल गया। बापू, आपका ये झूठ रसाल वास्ते ही तो है ना। आप किसी तरह हवेली पहुंचते ही रसाल को अठे लाकर हमारे से मिलवा देना बापू, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। और ठाकुर साहब के बारे में ना बता पाने की हमारी मजबूरी भी वो समझ जाएगी। मैं अपने ठाकुर साहब की आवाज में अच्छी तरह पहचानूं। ऐसा कैसे हो सके कि छोरी, तू हर समय ठाकुर साहब के बारे में ही सोचती रही है। अरे हो सकता है कि मिलती जुलती आवाज से थारे को धोखा हो गया। अरे वरना थारे बापू थारे को बताते ना। ये संभव ना है बेटा। अरे वाह, बहुत ही कीमती कपड़े हैं। तुम्हारे बापू तो बहुत धनी है रुक्मी। ना ठाकुर साहब, हमारे बापू धनी ना है, वो तो बहुत ही गरीब आदमी है। हमारे जैसी छोरी का बाप तो गरीब ही हो सके है। ये कपड़े तो हवेली से आए हैं अठेदान वास्ते, वो सिर्फ इन्हें लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे बापू उन लोगों के लिए काम करते हैं ना? तो फिर हमारे बापू के कुछ रिश्ते जुड़े हैं उन हवेली वालों से। वो तो बस इन कपड़ों को अठेदान वास्ते लाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। खैर, वो जिस किसी के नाम पर भी ये कपड़े दान करने आए हैं, वो बहुत बड़े दिल वाला आदमी है। अब देखो ना, इतने कीमती कपड़े, और इनमें से कुछ तो ऐसे लगते हैं कि किसी ने कभी पहने ही नहीं। आपने सही कहा, ये सारे कपड़े जिनके हैं वो बहुत ही बड़े दिल वाले ठाकुर हैं। बस हालात से मजबूर हो गए। तुम जानती हो उन्हें? बस बापू बताया करते थे कि वो ठाकुर बहुत ही बड़े आदमी हैं, काफी सारी संपत्ति है उनके नाम।
मैं रणवीर की सारी संपत्ति उसकी बींदनी रसाल और उसके होने वाले बच्चे के नाम करना चाहूं। मैंने अपना फैसला सुनाने वास्ते आप सबको अठे बुलाया है। लेकिन ठाकुर साहब, आपको ये फैसला लेने की इतनी जल्दी क्यों है? जो कल करना है उसे आज क्यों नहीं किया जाए? समझी सा वटे मठ में सब कुछ ठीक से हो गया ना? जी हाँ। घणो उपकार आपका कि आप दीप और सुमेर की जगह खुद रणवीर के नाम का दान करके आए। जानो हूं कि आपको ऐसा करते हुए घणो दुख होयो होवेगा। विराजिए। मैं आपको बताना चाहूं कि मैंने रणवीर की संपत्ति रसाल और उसके होने वाले बच्चे के नामकरणों को फैसलो किया है। पण भाई साहब, कमल, थारे बींद के जाने के बाद मारे को यह फैसला ले लेना चाहिए था, पर तब रणवीर तुम सबके साथ था, इसलिए मैंने यह फैसला ना लिया। पर अब जब रणवीर हम सबको छोड़ के चलो गया, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि तारे वंश को कभी कोई कठिनाई ना आवे और रसाल और उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। और ये कार्य मैं कल ही करना चाहूंगा। हमारी आपसे एक विनती है समधी साहब कि आप अठे ही ठहर जाओ और कल की कानूनी कार्रवाई के बाद ही जाइएगा। मैंने वकील को भी बुलाया है। मैं ये सब कुछ आप सबके सामने करना चाहूंगा। मदन सिंह जी, आपको हमारे फैसले पर भरोसा तो है ना? ठाकुर साहब, अब तो सिर्फ आप पर ही भरोसा है हम सबका। मैं आप सबको रसाल से पहले बताना चाहता था। समदन साहब, आपसे एक विनती है कि आप रसाल को जाकर समझाओ कि यह सब कुछ फैसलो उसकी हित के वास्ते है। कल वकील के सामने सारे कागजात पर उसे दस्तखत करने होंगे। भांजे, खाली बॉटल पर गुस्सा निकालने से क्या फायदा? मैं बाप बेटे को रास्ते से ऐसे ही ना हटाया था कि एक दिन मारा बाप ही हमारे खिलाफ फैसला लेगा। सब थारी गलती है दी। जब रणवीर ना था तो कम से कम तू अपने बाप के लिए एक लायक बेटा बन के ना दिखा सकता था? हमारे को मौका कटे मिला, उसके पहले पापा सर ने उस मोहित को रणवीर के खुशी में बैठा दियो। मारे से पूछो भी ना, बस फैसला ले लियो कि रणवीर की कुर्सी अब मोहित संभालेगा। अरे भांजे, कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद सारी संपत्ति रसाल के पास चली जाएगी ना, तब थारे को बैठने के लिए कुर्सी तो दूर स्टूल भी नहीं मिलेगी। बकवास बंद कर सुमेर। इसका कारण तू भी है। क्या जी? इसका कारण भी मैं ही, उसका कारण भी मैं ही। आपने कब अपने बींद को बस में रखा है? अगर बस में रखते तो ये उल्टा फैसला नहीं लेते। चुप कर सुमेर। हमारा सारा समय तो तुम दोनों के किए पे पर्दा डालने में जाता है। दीप को बिगाड़ने में हमारा हाथ है, यही कहा था ना सारे जीजोसा ने। तो क्या करे जीजी, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे में और सारी संपत्ति रसाल के पास जाने दें? इस खानदान को बड़ा छोड़ो, लेकिन हमारे पापा सबको किसकी चिंता है? मेघ सिंह के वंश की। समधी सा का फैसला रसाल की जिंदगी में जवाईसा की कमी तो ना पूरी करेगा, पर रसाल और उसके होने वाले बच्चे का भविष्य जरूर सुरक्षित हो जाएगा जी। उसके सर से छत ना हटेगी, वो अठे इसी हवेली में ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात, उसका जीने का सहारा, उसका बच्चा उसके साथ होगा। एक औरत अपने बच्चे के सहारे जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी कर लेवे है। और मारी रसाल तो हिम्मत वाली है, संभाल लेगी अपने आप को वक्त के साथ साथ।
ठीक ही बोलेगी सुखी माँ। वक्त के साथ रसाल तो अपने आप को संभाल लेगी। उसके पास में संपत्ति होगी, घर वालों का प्यार होगा, उसका अपना बच्चा होगा। उनके सहारे वो अपनी जिंदगी काट लेगी। और हमारी रुक्मी के पास तो कुछ भी ना है। हे भगवान, अरे क्या करूं मैं? अरे मैं तो दोनों छोरिया की खुशी के बीच में फंस के रह गया हूं। कि मैं एक की खुशी चाहूं तो हमारे को दूसरी का आंसू देखना पड़े। हमारी बहन की सोनी मांग एक बार फिर से भर जाएगी और उसकी खोई हुई खुशियां उसे फिर से वापस मिल जाएंगी। भज गोविंदा, तुम्हारी बहन अपने पति को पाकर खुश होगी, किंतु रणवीर की खुशी वो रसाल को पाकर और तुम्हें खोकर खुश होगा। और जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हारी बहन रसाल वाकई खुश होंगी रणवीर को दोबारा पाकर, उस रणवीर को जो उसे पहचानता तक नहीं। रणवीर अपना अतीत खो चुका है, उसका भविष्य तुम्हारे साथ हो इस ख्याल से वर्तमान में जी रहा है। नहीं रुक्मी, जैसा तुम सोच रही हो कि रणवीर को तुम्हारे बहन के हवाले करते ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा, यह संभव नहीं है, बल्कि समस्या और भी उलझन पैदा कर देगी। जिस घड़ी रणवीर को पता चलेगा कि तुमसे दूर होकर तुम्हारी बहन रसाल के साथ जिंदगी गुजारनी होगी, क्या वो इस बात को स्वीकार करेगा? और क्या तुम्हारी बहन रसाल को यह मंजूर होगा कि रणवीर उसे चाहता तक नहीं? तो फिर मैं क्या करूं गुरुजी? भज गोविंदा, भविष्य को उसके हाथ में छोड़ दो, क्योंकि वो किसी के वश में नहीं है। और वर्तमान को अपने आंचल में संभाल के रखो, क्योंकि उसी के वश में होने की संभावना होती है। बाकी सब उस चक्रधारी के हाथ में है। जैसे वो मुरली बजाएंगे, दुनिया को उसी के धुन में नाचना होगा। भज गोविंदा, भज गोविंदा। आपने बुलाया मारे? हाँ, अंदर आओ ना। ये देखो रुक्मी, हमारे सपनों का घर। ये तुम हो और ये मैं। मैंने इस पर लिख दिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस सपनों के घर में रहूंगा। अब तुम भी लिख दो रुक्मी कि तुम मेरे साथ हमेशा इस सपनों के घर में रहोगी। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ वचनबद्ध हो जाएंगे। फिर अगर कोई हमें अलग करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये गवाह है हमारे एक दूसरे को दिए वचन का। लो रुक्मी, लिख दो अपना वादा। क्या हुआ, लिखो ना। कैसे लिख दूं मैं ये वादा, जबकि मैंने तो आपकी याद भी मिटानी है। रुक्मी, अब सोचो मत। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम मेरी कही हर बात मानोगे जिसमें मेरी खुशी होगी। मेरी खुशी तुम्हें खुश रखने में है रुक्मी। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा क्या? देखो ना, मैंने तो लिख भी दिया। अब तुम्हारी बारी है। लो, लिख दो अपना वादा। मारी को माफ करना काना, मैं आज झूठा वादा लिखने वास्ते मजबूर हूँ, क्योंकि ठाकुर साहब और हमारी बहन रसाल को हक है।
अधिकार उस तक पहुंचाने वास्ते हमारे को ये सब करना पड़ रहा है। ठीक बोले हमारी छोरी रुक्मी। रसाल को सुहागण होकर विधवा की जिंदगी ना झेड़ी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मारे को रसाल की मुलाकात रुक्मी से करवा के रसाल के माथे को सिंदूर लौटाणु ही होवेगा। रसाल बेटा, मैं थारी खुशियां वास्ते श्रवण धाम मंदिर में मन्नत मांग कर आया हूं। बटे मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी हो है। 1-2 दिन में मैं थारे को साथ लेकर बटे जाना चाहूं। हो सके तो बेटा कल ही अपन दोनों बाप बेटी चले चलेंगे। किसु को और धापो को मैं गांव में छोड़कर आऊंगा। अपने आप को संभाल छोरी। भगवान पे भरोसा रख। वो कदे ही किसी की खुशियां ना छीने। सच कहूं बापू तो भगवान ने हमारी खुशियां ना छीनी है। सारी खुशियां तुम्हारे को जीजी से छेड़ कर दी गई थी। वो भगवान ने वापस ले ली। आज सोचो तो लागे है कि वो खुशियां कभी हमारी थी ही ना। उस पर तो जीजी का अधिकार था। किसी की खुशियां छीन कर कोई कब तक खुश रह सके। इसी वास्ते हमारे हाथ में भी ना रही वो खुशियां और ना ही जीजी को मिली। जानो बापू, जब हमारे को पता चला कि ठाकुर साहब ने जीजी के साथ नाइंसाफी किया था तो मैं जीजी को उनका अधिकार दिलाकर हट्टे से चली जाना चाहती थी। पर मैं जीजी को इंसाफ ना दिला पाई और इसी वास्ते आज जीजी हमारे पास ना है और ना ही हमारे ठाकुर साहब। काश कि मैं जीजी को इंसाफ दिला पाती तो मैं खुशी खुशी ठाकुर साहब जीजी के बीच से हट जाती। पर मैं हार गई बापू, हार गई मैं। तो फिर भी अपने बच्चे के सहारे अपना जीवन काट लूंगी। पर भारी चीजी वो अपने दिल पर घाव लेकर अचानक कट्ठे भटक रही होगी। मैंने उनको हक छेड़ लियो। वो भारी को कभी माफ ना करेगी, कभी माफ ना करेगी। अरे रसाल हमारी छोरी सच बोल गई। आखिर रणवीर पर हक तो रुक्मी को ही थो। उससे छीन कर रसाल को दियो गया। और मैं रुक्मी को अभागो बाप आज सारी खुशियां रुक्मी से छीन कर वापस रसाल को देना चाहूं। हमारी रसाल के पास तो जीने का सहारा है। हमारी रुक्मी के पास तो कुछ ना है रणवीर के सिवा। पर मैं स्वार्थी ना, मैं रसाल की मुलाकात रुक्मी से ना करवाऊंगा। क्यों न मैं इस विश्वास को कायम रखूं कि रणवीर अब ना है। मैं इसे सीने में दफन कर लूंगा कि रणवीर जीवित है।
रुक्मी, मूर्तियां तो तुम अच्छी बनाती हो, लेकिन तुम्हारे हाथ के बने खाने में गजब का स्वाद होता है, कसम से। भाई वैसे तो मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी पूरी और ऐसी सब्जी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई हो। बापू ने जरूर रसाल से बात कर ली होगी, पर मारे को वो फोन करके ना बता पावेंगे। मारे को ही बाजार जाकर उन्हें फोन करके पूछना होवेगा। मैं मूर्ति बेचने के बहाने बाजार जाकर बापू ने फोन करके पूछू। रुक्मी, जी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सोच रही हो? मैं तो आपकी बातें सुन रही थी। अच्छा, बातें सुन रही? चलो वैसी बैठी रहोगी कि कुछ खाओगी भी? चलो खा लो। हाँ, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, हमारे को अपने ठाकुर साहब की संपत्ति पाने की कोई लालसा ना है। फिर क्यों आई आप हमारे से बात करने? हमारे से उस कागज पर दस्तखत ना हो पावेंगे। जानू छोड़ी, ये थारे से ना हो सकेगा। अरे पर अपने बींद के वास्ते, उसकी निशानी के वास्ते थारे को ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानू हूं कि थारे को चाहे रणवीर की संपत्ति की कोई जरूरत ना है। अरे पर उसकी निशानी को तो उसके हक से क्यों वंचित करे है? बोल, तू कर सके ऐसा? अपने बींद की निशानी को उससे हक से वंचित? रसाल, मारी छोरी, बेटा जब तक औरत का बींद जिंदा रहे तब तक औरत का सारा जीवन उसके ऊपर निर्भर करे है। मगर जब औरत का बींद जिंदा ना रहे तो उसको अपने बींद का सारा धरोहर उसकी बींदनी को ही चलाना पड़े है। ये तो संसार का नियम है ना छोरी। तू इस नियम को ना मान के क्यों अपने बींद का अपमान कर रही है? दीप उठ, दीप उठ। ये भी कोई सोने का समय है क्या? उठ जा दीप। वहां से उठ के कर लूंगा, मुझे भी करना, पापा तो करना, मारेगा सोने को। सुबह तू ही उठा इसे। चीची, ऐसी खबर है कि भांजो सुनेगा तो इसकी नींद फुर हो जाएगी। चीजोसा ने वकील को बुला लिया है रसाल को रणवीर की संपत्ति देने के लिए। अब क्या करूं मैं? वठे जाके गवाह की जगह पे साइन करूं? अरे भांजो, इससे पहले कि कानूनी कार्रवाई पूरी हो हमें ये सब रोकना होगा। दीप, कभी कभी बिना दारू पिए भी अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। जब देखो तब बोतल मुंह में लगा लेता है। अरे बन तो काम भी बिगड़ जाता है। जीजी, ये बात करने का समय नहीं है। तो समय कब आवेगा? जब चिड़िया खेत चुप के उड़ जावेगी। अरे इसके पापा सा इसे भिखारी बना देंगे। एक दिन के लिए अपने पापा सा का भरोसा ना जीत पाए। हमारे को ये मत सुनाओ कि मैंने अपने पापा सा का भरोसा नहीं जीता आज तक। अरे भींदनी होने के बावजूद आपने कौन सा भरोसा जीता आज तक? क्या बोल रहे हो भांजे? और क्या बोलूं मामस, क्या बोलूं मैं? अगर मासा ने पापा सा को अपने वश में कर रखा होता ना, तो ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेने से पहले एक बार मासा से सलाह मशवरा कर लेते। हम सब जानते हैं कि कैसे उस रसाल ने रणवीर को अपने वश में कर रखे था। अरे जोरू का गुलाम बना के रखे था। उस रुक्मी के लिए अपने हर बात मनवा लेती थी। हमने रुक्मी को घर से बाहर निकाल फेंकिया था, पर रसाल उसे वापस घर में ले आई। और रणवीर ने पूरे घर वालों के सामने क्या कह हुआ तो कि फैसला उसका है। तुम्हारी तुलना उस लालची औरत से कर रही थी? मिल गयो रास्तो जीजी।
क्या बकवास कर रहे हैं? अरे अब बकवास नहीं जीजी, आइडिया मिल गया है। इससे पहले कि जीजो सा रसाल से कागजात पर साइन करवावे, हमें मदन सिंह की भावनाओं के साथ खेलना होगा। इमोशंस, समझो। लेट्स गो। सुनो जी, कानूनी कार्रवाई खत्म होने के बाद ही हम भी गांव निकल जाएंगे। हाँ ठीक है। घड़ी खम्मा ठाकुर साहब। खम्मा गाड़ी। के दशा हो गई हमारे भाड़े की। रणवीर के बारे में सोच सोच के परेशान हो गए। और बटे जीजो साहब जायदाद को बंटवारा करना चाहे। अरे यो भी कोई समय है? आपके दामाद की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचेगी क्या? ठाकुर मदन सिंह, आप तुम्हारे पिता समान हो और आप जानते हो कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था। मैं ये ना कहूं कि पापा सा जो कह रहे वो ठीक ना है, ठीक है, पर ये समय ना है। पहले शौक बिड़ाई तो होने दो, उसके बाद पापा सा कुछ ये करना है करने दो, हमारे को कोई हर्ज ना है। मदन सिंह जी, आप भी पापा सा से कह के ये कार्रवाई रोक सकते हो, वरना हमारे भाई की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। मदन सिंह जी, रोका दो ये कार्रवाई, हाँ तुम्हारी भाई की आत्मा तड़पती रह जाएगी, उसे मुक्ति ना मिलेगी। रोक दीजिए प्लीज। बस करो आप। सुन ली मैंने आप दोनों की बात। मैं अपने जमाई साका और अपमान होते ना सुन सकूं, बिल्कुल ना। देखो भणजे, इमोशनल तीर में कितनी ताकत हो गए। के बोल के गए हो मदन सिंह? हाँ, मैं अपने जमाई सा को और अपमानित होते ना सुन सकूं, बिल्कुल ना। रुक्मी, किसी बात से परेशान हो तुम? ना तो। आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो बताओ ना मुझे। कुछ ना, वो आज हमारे को ये सारी मूर्तियां बाजार जाकर सौदागर को बेचनी थी। लो, इतनी सी बात। इन मूर्तियों में रंग भरने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ना। उसके बाद हम दोनों मिलकर सौदागर के पास जाएंगे इन्हें बेचने, ठीक है? ठाकुर साहब साथ चलेंगे तो मैं बापू से कैसे फोन पे बात कर पाऊंगी? क्या हुआ? ठाकुर साहब आप रहने दो ना। ठाकुर साहब, मैं अकेली चले जाऊंगी। आपको तस्वीरें भी बनानी है ना, आप खूब सारी तस्वीरें बनाकर रखो। हम कल दोबारा बाजार जाएंगे, ठीक है? नहीं। काहे? रुक्मी, मुझे तुम्हारी तरह ये कहना कि एक जैसी मूर्तियां नहीं बनानी होती हैं। मुझे अपनी तस्वीरों के लिए प्रेरणा चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा तो वहां नई चीजें देखूंगा, नए लोगों से मिलूंगा, तब मुझे अपनी तस्वीरों के लिए प्रेरणा मिलेगी। तुम देखना, बाजार से जब मैं वापस आऊंगा ना, बहुत सारी तस्वीरें बनाऊंगा। और सबसे खास बात यह है कि आज ये टोकरी मैं अपने सर पे उठा के जाऊंगा, और मना मत करना। आज कौन सा दिन है? दिन शुक्रवार। क्यों? शुक्रवार? लो, आज शुक्रवार है।
हमारे को लगा कि आज बुधवार है, वो आज तो जाने की जरूरत ही ना है, हम कल चलेंगे। ठाकुर साहब, अब आप नॉमिनी को कहिए कि इन कागजात पे साइन कर। रसाल की मासा गई है रसाल को बुलाने, बस आती ही होवेगी। ये लो, आ गई। हाँ बेटा, अठे बैठ। थारे को इन कागजात पर साइन करना होवेगा, लेकिन साइन करने से पहले अगर तू इन्हें पढ़ना चाहे तो वकील साहब थारे को पढ़ के सुना देंगे। ना ताया साहब, उसकी जरूरत ना है। लीजिए, इन कागजात पे साइन कर दीजिए। रसाल, बैठ बेटा। रसाल, बेटा अपनो फर्ज पूरो करने के वास्ते ठोस कदम उठाना पड़े है, और ऐसो करनों से थारो करते हुए थारी जिम्मेवारी बढ़ जावे। बेटा जिम्मेवारी निभाने के वास्ते साइन कर दे। ले बेटा, साइन कर दे। ले बेटा, साइन कर। सिंह जी, जमैसा के नाम की संपत्ति रसाल के नाम पर कियो, यो आपको घणो अच्छो विचार है। इसको भविष्य सुरक्षित रहे, इस वास्ते आपने कदम उठायो। पर इस बात को क्या भरोसा है कि मारी छोरी को भविष्य वाकई सुरक्षित होगी? आप क्या कहना चाह रहे हो मदन सिंह जी? अपनी बात का खुलासा करो। आपका इशारा किस बात की तरफ है? उन हालात की तरफ जिनकी वजह से आपको यह कदम उठाना पड़ा। मैं अब भी आपकी बात न समझू। आज मारी छोरी के नाम पर आने से पहले संपत्ति मेघ सिंह जी के नाम पर थी। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। फिर मारे जमैसा के नाम पर आई ये संपत्ति, तो उनको मार के पहाड़ी से नीचे नदी में फेंक दियो। आप क्या कहना चाहते हो कि इस संपत्ति के वास्ते हमारे भाई और भतीजे की जान गई? ऐसा बोलना तो दूर, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि इसके वास्ते हमारे भतीजे और मेरे भाई की जान गई? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर। मैं आप पर इल्जाम न लगा रही हूं ठाकुर साहब, मैं तो रसाल और उसके होने वाले बच्चे के भविष्य के वास्ते आपसे गुहार कर रही हूं। इनकी सुरक्षा के वास्ते आपको भरोसा चाहूं मैं। भली हमारी बात सच्ची ना होए, पर मैं अपने मन की शंका आपके सामने रखकर आपसे वचन चाहूं
कि बारी छोरी को भविष्य सुरक्षित रहे। अगर आपके मन में ये शंका है तो ठाकुर भंवर सिंह आपकी छोरी की सुरक्षा का वचन देवे। और आप रे स्वयं री सुरक्षा ठाकुर साहब, आप मारी छोरी की सुरक्षा को वचन दे रिया, पर वो जिसने मारी छोरी के माथे को सिंदूर पहुंचकर मांग सुनी कर दी, वो आज तक पकड़ो ना गयो। कहीं ऐसा तो ना है ठाकुर साहब कि उसे पकड़ने की कोशिश ही छोड़ दी गई? मदन सिंह जी, आप अपनी छोरी वास्ते चिंता दिखाकर बहुत कुछ कह गए। आपके मन में जो अपनी छोरी के वास्ते डर है, उस डर से मुक्त करने वास्ते मैं आपको वचन दे हूं कि रसाल पर आने वाली हर आंच को हमारी लाश पर से गुजरना होगा। उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करने वाले को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और रही बात रणवीर को मारने वाले की, तो आप ये मत सोचना कि हमारी खोज उसे ढूंढने के लिए खत्म हो गई, बल्कि अब और जोरों से शुरू हो जाएगी। ठाकुर साहब, आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आप पर पूरा भरोसा है। हम अपनी छोरी को आपकी शरण में रखे जा रहे हैं। तुमने तुम्हारे से कहा था कि वो मदन सिंह मान गया है। मासा सच कहूं, उसकी बातों से हम दोनों को ऐसी लगी हो। चीची, चीची यो वो मदन सिंह तो मने अचंभित कर क्यों? पर मारे को मदन सिंह के इस काम से कोई अचंभा ना, वो तो है ही दरिद्र। अरे अपनी बेटी के हाथ आई इतनी बड़ी संपत्ति वो कैसे जाने देगा? इस संपत्ति वास्ते मैंने क्या कहने किया, क्या नहीं किया, लेकिन आखिर में हमारे हाथ में सिर्फ खून लग गया। अरे भांजे, फिलहाल तू इस संपत्ति के बारे में भूल जा और यो सोच कि मदन सिंह थारे पापा सा के कान में के भर गयो है। मेघ सिंह और रणवीर की मौत इस संपत्ति के साथ जुड़ गयो है और थारे पापा सा दोनों की जांच के लिए वचनबद्ध है। यो मदन सिंह गड़े मुर्दे फिर से जिंदो कर गयो है। क्या बात है जी? उठे हवेली से लौटने के बाद से ही आप कुछ खोए खोए से रहने लग रहे हो। अरे वो भंवर सिंह जी ने जो बातें कही, उनके बारे में ही सोच रहा हूँ। अरे ना जी, वो अपनी छोरी की सुरक्षा वास्ते जो कुछ भी उन्होंने कहा, बड़ी चोखी बात थी। हेलो बापू, मैं बोलूं हूँ रुक्मी। किसको फोन है जो हमारे सामने बात ना कर सकते थे, उठकर बाहर चले गए। आप ज्यादा देर ना करो बापू, हमारा रसाल से मिलना घणो जरूरी है। अब मैं उसे ज्यादा दिन तक दुख के भंवर में ना देख सकूं। मैं करूँ बात मौको देख के, काल में बैठा। ठीक है बापू, मैं आपकी बात देखूंगी। ठीक है बेटा, मैं रखूं। किससे बात कर रहे थे ये? क्या कर रही हो यहाँ? तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें बाजार नहीं आना।
तो क्या मुझसे झूठ कहा था तुमने? और क्या सोचा था तुमने? मुझे पता नहीं चलेगा। हे भगवान, ठाकुर साहब ने कहीं हमारी बातें तो ना सुन ली। ठाकुर साहब, आप कहीं आए हैं अठे हमारे पीछे? मैंने आपसे कहा था ना तस्वीरें बनाने को। रुक्मी, मेरी याददाश्त जरूर चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी समझने की शक्ति भी चली गई है। क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? क्यों छुपाई ये बात? ठाकुर साहब, अब जब आपको पता लग ही गया है तो आप इस सच्चाई ने भी स्वीकार कर लो। क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, और तुम पता नहीं किस सच्चाई की बात कर रही हो। और क्या स्वीकार कर लूंगा? रुक्मी, बताओ मुझे, किससे बात कर रही थी तुम, जिसके बारे में तुम मुझे नहीं बताना चाहती थी? मुझे अपना अतीत याद नहीं है रुक्मी, और वर्तमान में मैंने न सिर्फ तुम पे भरोसा किया है बल्कि तुम्हारे साथ अपना भविष्य भी जोड़ना चाहता हूं। आप हमारी बात तो सुनो। नहीं रुक्मी, तुम मेरी बात सुनो। अगर अब भी तुम अपनी अतीत की परछाई से जुड़ी हुई हो तो फिर क्यों किया मुझे वादा? क्यों कहा था कि तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी, मेरी खुशी का ख्याल रखोगी? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से इस मठ को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था ना रुक्मी। फिर क्यों रोका तुमने मुझे? क्यों? मैंने आपको रोका क्योंकि मैं ना चाहती थी कि आप कहीं भटक जाओ। मैंने आपको रोका क्योंकि मारी को लगा कि आपके बगैर हरे को भी मंजिल ना मिलेगी जो मैं चाहूंगी। और मैं ना जानती थी कि आप हरी श्रद्धा पर शक करेंगे। रुक्मी, तो ये हालात भी तो तुमने खुद ही पैदा किए हैं ना। ठाकुर साहब, आप अपना अतीत भुलाकर हमारे साथ जुड़ना चाहो, मैं भी अपना अतीत भुलाकर जीना चाहूं। और कुछ रिश्तों की डोर अभी भी हमारे से बंधी हुई, उसे तोड़े बिना मैं छुटकारा ना पा सकूं। काश मारी भी आपके जैसी हालत होती तो आज मारे को आपसे झूठ ना बोलना पड़ता। रुक्मी, तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपना समझता हूँ और शायद इसलिए तुम्हारे पीछे यहाँ चला है। लेकिन अगर मेरे इस तरह आने से तुम्हारी खुशी में कोई बाधा आई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। शायद मैं ही अपनी बेहोशी तुम पर थोप रहा हूं। मुझे बोलने दो रुक्मी। तुम नहीं जानती लेकिन अकेले मैं बार बार यही कोशिश करता रहता हूं कि किसी तरह से मुझे कुछ याद आ जाए, कुछ याद आ जाए कि आखिर मैं हूं कौन, कहां से आया हूं। लेकिन कुछ याद नहीं आता। जब आज तक मैं खुद के बारे में कुछ नहीं याद कर पाया तो फिर मुझे क्या हक बनता है तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करने का? सच तो ये है रुक्मी, जिस दिन से तुम्हारे बापू आए हैं तुम बदल गई हो। मैं समझ सकता हूँ रुक्मी, तुम्हारे बापू ने कहा होगा कि एक ऐसे आदमी से जुड़कर क्या फायदा जो खुद अपने बारे में ही नहीं जानता। शायद इसलिए तुम मुझसे दूरियां बढ़ा रही हो, है ना? ठाकुर साहब, ऐसा कुछ ना है। तो फिर क्या बात है रुक्मी? एक तरफ तो तुम मुझे मठ से चले जाने से रोकती और दूसरी तरफ यहाँ छुपकर मुझे झूठ बोलकर फोन करने आई हो, जबकि तुमने खुद मुझे साफ साफ कहा था कि तुम्हारा अपने अतीत से कोई नाता नहीं है, सबसे रिश्ता तोड़ चुकी हो तुम। नाता तोड़कर आई तो थी, पर ना जानती थी कि वो सारे नाते एक बार फिर से हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, जो हमारी राह भटका देंगे। आप जानना चाहो हो ना कि मैं अठे किसे फोन करने आई थी? मैं अठे बापू ने फोन करने आई थी। उनसे कहने आई थी कि वो हमारे से अपनी मुलाकात के बारे में हमारी माँ को ना बताएं। हमारी माँ सौतेली है। मैं ये बात आपको बताना ना चाह रही थी, आपको तकलीफ हुई इस वास्ते बता रही। मैंने अपने बापू को ये बताने वास्ते फोन किया था कि वो हमारी माँ को ये ना बताएं कि मैं जिंदा हूं। कम से कम हमारे ना होने की खबर से वो चैन से तो रह पाएंगी। अगर वो रसाल का फोन नहीं था तो वो फिर किसका फोन था? आप मारे को बता काहे नहीं रहे हैं जी? अरे मैं बोली हूं ना थारे को कि मेरा काम का फोन था, फिर क्या बार बार पूछ रही है मारे को? मैंने आपको बेटा कहते सुने था,
जे वो रसाल ना थी, आप किसको बेटा कह के बुला रहे थे? अब तुम्हारा दिमाग खराब मत कर। जरूरी ना है कि कोई भी फोन आए तो मैं थारे को खबर दूं। अरे इस घर में तो एक पल का चैन नहीं है। हमारे को पक्का शक है ये रुक्मिणी होवेगी जिसे ये बेटा कह के बात कर रहे थे, वरना हमारे सामने बात करते ना। अब तो मैं इन पे कड़ी नजर रखूंगी। अगर वो रुक्मिणी निकली तो इस बार तो मैं उसे लौटने ना दूंगी, और रुक्मी का रसाल के सामने आने का तो सवाल ही ना उठे। बिंदनी, यो कागजात दिए हैं वकील साहब ने संभाल के रखने वास्ते थारे को। ले, इन्हें संभाल के रख ले। जिसे हमारे पास रहना था वो ही ना रहे मासा। अब बिन कागजात को अपने पास रखकर क्या करूंगी मैं? बिंदनी, यो कागजात थारे होने वाले बच्चे की अमानत है थारे पास। ले, इस अमानत ने संभाल ले। भावली, यू ही तो थारे आने वाले काल की सुरक्षा है, थारे वास्ते और थारे होने वाले बच्चे के वास्ते। ये लो रसल। क्या है ये? मैंने तुम्हारे नाम पर एक जमीन खरीदी है। इस कागजात को संभाल कर रख दो। क्यों? मैं क्यों संभाल के रखूं? आप हो ना, आप ही संभाल के रखो इसमें। मैं कोई जिम्मेदारी को जोखम ना चाहूं। क्यों? तुम मेरी बींदनी हो ना, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? आप उठावेंगे। आप भी तुम्हारे बींद हो। रसाल, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उठाऊंगा। मान लो अगर मुझे कुछ हो गया तो? आप भगवान के वास्ते ऐसी बातें ना करो। हाँ, चाहिए हमारी को ऐसी जिम्मेदारी जिसके वास्ते आपको हमारे से दूर जाना पड़े। जानो ठाकुर साहब, मैं तो माताजी महाराज से प्रार्थना करूं कि जे दूर जानो भी पड़े तो मैं जाऊंगी पहले, अपनी मांग में आपके नाम को सिंदूर लेकर। आप पर आने वाली हर मुसीबत को मारे से होकर गुजरना होगा। मेरी प्यारी बेंदनी, इस दुनिया से जाने के लिए कोई चॉइस नहीं है जो तुम मुझसे पहले चली जाओगी। कि आप हमारे से इस तरह बात करोगे तो मैं आपसे बात ना करूंगी। अरे तुम, और आपकी हंसी मारे को बिल्कुल अच्छी ना लगे। अच्छा, अब मेरी हंसी भी अच्छी नहीं लग रही है? मेरी आंखों में देखकर बोलो तो कि तुम्हें मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती? ठाकुर साहब, ये आज आप कैसी बातें करो? आप हमारे वास्ते भेंट लाए हो या रुलाने को सामान? अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था बस। फिर कभी भी मजाक में आप ऐसी बात ना करना। अच्छा ठीक है, नहीं करो। कमाल की बेंदनी है मेरी, मजाक मजाक में भी रोने लगी। खड़ो मजाक क्यों है आपने हमारे साथ? भाभी साहब, प्लीज समझिए ना, हालात पर आंसुओं का कोई असर नहीं होता। मैं तारे भाई साहब के बिना छेड़े की सोच भी ना सकूं मुंह में। अपना सिर्फ मारे को जीणो है, बल्कि उनकी धरोहर को भी संभालना है। इन कागजात को देख देख कर वो सारे लम्हे हमारी आंखों के सामने आ जावे। जब तारे भाई साहब ने भेंट के तौर पर हमारे नाम कुछ संपत्ति की थी, आज वो ना रहे। ये कागजात हमारे पास रह गए। सिर्फ ये कागजात। ना भाभी साहब, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये भाई साहब का सपना है जिसे आपको पूरा करना है। भाई साहब जरूर आपको देख रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे
कि कब आप उनके सपने को पूरा करेंगी। भाई साहब, अपने आंसुओं से रोकिए मत भाभी साहब, उन्हें अपने आगे का सफर पूरा करने दीजिए। अपने दिल को समझा के उन्हें विदा कीजिए। उनके बच्चे को बड़ा करके उसे उनकी गद्दी पे बिठाइए। अगर आप ऐसा करेंगी ना भाभी साहब, तो भाई साहब की आत्मा को शांति मिलेगी और आपका जीना भी आसान हो जाएगा भाभी साहब। रुक्मी, अगर तुमने मुझे अपनी सौतेली माँ के बारे में पहले बता दिया होता तो आई एम सॉरी रुक्मी, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत अधूरापन सा लगता है रुक्मी। हमारे को भी आपकी फिक्र है ठाकुर साहब, इसी वास्ते हमारे को अपने कुछ फर्ज पूरे करने पड़ रहे हैं। मैं भी आपसे माफी मांगू। मैं आपसे झूठ बोलकर बापू ने फोन करने गई। दरअसल मैं ना चाहती थी कि हमारे घर में बापू के सिवाय किसी को भी हमारी खबर मिले। क्यों? तुम्हारे घर में और भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते? ना ठाकुर साहब, ऐसी बात ना है, बल्कि हमारा एक छोटा भाई है जो हमारे को सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करे। एक छोटी बहन है जो हमारे वास्ते पूरी दुनिया से लड़ सके। रुक्मी, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर तुम साथ भी क्यों बनना चाहती हो? ठाकुर साहब, मैं ना चाहती थी कि हमारी वजह से हमारे भाई बहन, हमारे बापू को कोई परेशानी हो। दूसरों को खुशी देने में ही शायद हमारे को भी खुशी मिल जाए, यही सोचकर अठे आ गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ रुक्मी, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। कभी भी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। तुम भी मुझसे वादा करो, कभी दुखी नहीं होगी और ना ही मुझसे कोई बात छुपाओगी। वादा करो मुझसे। कैसे कहूँ आपसे कि हमारी खुशी आपके हमारी बहन के साथ रहने में है, पर फिर भी इस वक्त आपको यकीन दिलाने वास्ते हमारे को आपको भी खुश रखना होगा। मासा, अगर आप पाठ ना कर रही हो तो कोशिश कर रही हूं, पर ध्यान ना लगा पा रही हूं। बोल बेटा। क्या बोलूं मासा, जैसे आपका पाठ में ध्यान ना लागे है, वैसे मैं मदन सिंह की बात भुला ना पा रहा हूं। रसाल की सुरक्षा को लेकर वो इतनी बड़ी बात कह गया। ऐसा लगे है कि रणवीर और मेघ के वास्ते वो हमारे खानदान को दोषी माने हैं। हाँ रे बेटा, उसकी बात मारे को भी तब चोखी ना लागी थी, पर अब जब सोचू हूं तो लागे है मदन सिंह ने जो भी कहो वो एक पिता की अपनी बेटी के वास्ते फिक्र थी। आखिर रसाल को अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी जो काटनी है। मासा, इसी वास्ते तो रणवीर की संपत्ति रसाल को सौंपकर उसको यकीन दिलाना चाहो कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि वो खुद अपने वंश का ख्याल रख सके। जानो हूं भवन, थारी इंसाफ पसंदी से मैं भी वाकिफ हूं, पर मदन सिंह ने जो भी कहो उसको लेकर अपने आप को परेशान ना कर। देखना, कल उसे भी इस बात का एहसास हो जावेगो और वो आकर थारे से माफी मांग लेवेगो। मारे को मदन सिंह की माफी की चिंता ना है मासा, बल्कि उसके भरोसे की फिक्र है। ऐसी क्या कमी है हमारे खानदान में जो कोई किसी की जान लेने लागे हो?
बोलू हूं ना बेटा, इस बात को लेकर अपने आप को इतना परेशान ना कर। हम पे अपनों को खोने के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी है जो अपने परिवार को छोड़कर हमसे जुड़े हैं। खासकर रसाल को ख्याल रखना है, सिर्फ संपत्ति देकर ना, ख्याल रखकर कि वो हम सब पर भरोसा कर सके है। हाँ मासा, यही बात साबित करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं कि मारे को रणवीर के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलानी होगी, ताकि मारे को भी चैन मिल सके और मदन सिंह को भी। हेलो भाई साहब, हमारे फोन पे आपका नंबर आया है। ये कठे का नंबर है? बहन जी, ये पीसीओ का नंबर है। हाँ पीसीओ का है, पर ये पीसीओ कठे है? श्रवण धाम। श्रवण धाम? श्रवण धाम तो वो गांव है जटे घीसू के बापू मठ में जमाई सा के नाम का दान करने गए थे। वहां से किसने फोन किया था जिसे घीसू के बापू बेटा कही हो? तो कहीं रुक्मिणी तो उस मठ में ना है? किया था उसे और मैं चुप रही। काहे? तू इस वास्ते चुप थी क्योंकि इसी वास्ते तो तू तरस रही थी अपने ठाकुर सा के स्पर्श वास्ते जो थारे से छिन गयो तो। ना, वो सच ना है। कहीं अपने आप से झूठ बोले है रुक्मी? यही सच है, कड़वा सच। वरना तू ठाकुर सा की इतनी फिक्र ना करती और ना ही ठाकुर सा को हमेशा साथ रहने के लिए वचन देती। ना, ये सच ना है। मैं ठाकुर सा की सुरक्षा वास्ते और रसाल की खुशी वास्ते ये वचन देने पर मजबूर थी। एक बात आज तुम्हारी गांठ बांध ली रुक्मी। अपनी बहन को खुशी दिलाने की थारी इस कोशिश की थारे को पहले से भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब ठाकुर सा की याददाश्त वापस आवेगी अब थारी झोली में नफरत के सिवाय और कुछ ना आवेगा। इसलिए जी ले इस घड़ी में रुक्मी, जब थारे को ठाकुर सा का प्रेम मिल गया। ना, ये पाप है। ठाकुर सा रसाल के बीत है। ठाकुर साहब थारे भी तो बीन और अपने बीन का प्रेम पाने का ये मौका थारे को खुद थारे भगवान जी दे रहे, थारे कानादा थारे को दे रहे। वरना ठाकुर साहब अपने होश गवाकर थारे सामने क्यों आए? ठाकुर साहब अपने किए का कर्ज चुकाने थारे पास आए। समेट ले अपना हक अपने आंचल में रुक्मी, वरना इस संसार ने तो थारे को कुछ ना दिया और जो भी दिया वो भी थारे से छीन लिया। तो फिर तू खुद काहे अपने हाथ आई खुशियां खुद लुटाने पर तुली? छुपा कर रख ले दुनिया से ठाकुर साहब, क्योंकि तू ना भी चाहे तो क्या, ठाकुर साहब एक दिन थारे करीब आकर ही रहे और उस समय तू अपने आप को रोक ना पाती और फिर थारे सामने एक और दुविधा आकर खड़ी हो जाएगी। मत आने दे उस दुविधा की घड़ी को अपने आगे। जितने भी हसीन लम्हे आज थारे नसीब में आए हैं उनमें जीले रुक्मी, जीले जब तक थारे बापू अपनी बहन को लेकर ना आवे, जीले अपने ठाकुर साहब के साथ, समेट ले अपने सारी खोई हुई खुशियां, क्योंकि इस बार तो ठाकुर साहब के प्रेम को खोना पाले उनके प्रेम को जीले रुक्मी, जीले इस पल में, अपने ठाकुर साहब का प्रेम पाले रुक्मी, जीले इस पल में, जीले रुक्मी, पाले अपने ठाकुर साहब का प्रेम।
ले अपने सारी खोई हुई खुशियां, क्योंकि इस बार तो ठाकुर साहब के प्रेम को खोना पड़ेगा। कान्हा, रात भर मैं अपने ही ख्याल से परेशान रही, पर उससे हमारी रसाल की परेशानी दूर ना होगी। हमारे वास्ते ठाकुर साहब की नफरत को भुलाना तो फिर भी आसान था, पर ठाकुर साहब का यो प्रेम मैं कैसे भुलाऊं कान्हा? सच कहूं तो कल रात के बाद से हमारे को भी ठाकुर साहब से दूर हो जाने के ख्याल से डर लगने लग गया है। हाँ कान्हा, मैं यो सच्चाई आपके सामने स्वीकार करूं कि हमारे को उनसे दूर जाने के ख्याल से डर लगने लग गया है। पापू हमारे से बोलकर गए हैं कि वो रसाल को जल्दी हमारे से मिलवाएंगे, फिर मैं रसाल को ठाकुर साहब की सारी सच्चाई बताकर उन्हें उसे सौंप दूंगी। फिर मैं पहले की तरह एकली हो जाऊंगी। मने ये मंजूर है कान्हा, पर तब तक आप हमारे पर एक कर्म करो कान्हा। आपने जितने भी पल ठाकुर साहब के साथ हमारे भाग में लिखे, मैं उन्हें जीना चाहूं, खुलकर जीना चाहूं कान्हा। जब तक ठाकुर साहब रसाल के साथ चले ना जाते, आप हमारे से हमारी पिछली सारी यादें छीन लो और हमारे को ठाकुर साहब की खुशी में जीने दो। तब तक जब तक ठाकुर साहब हमारे से दूर ना हो जाते, हमारे को उनके साथ जीने दो कान्हा। हमारे को हौसला दो। क्या बात है रुक्मी, आज तो तुम्हारा चेहरा बहुत खिला हुआ है, ये कैसे हुआ? आपकी वजह से। आपने कल हमारे से कहा था ना कि आप हमारे को खुश देखना चाहो। हाँ तो ये तो हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है, अब ये तोड़ना मत। याद रखना थोड़ा मुश्किल है। क्यों भाई, क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपके साथ साथ मैंने भी अपनी सारी यादों को भुलाने का फैसला किया है। ये ठीक रहेगा। अच्छा चलिए अब नाश्ता कर लीजिए, आइए। अरे वाह, आज पराठे आए हैं? भाई मुझे तो लगा था कि रोज की तरह आज भी तुम वो मठ वाली पूरी और सब्जी लेके आओगे। मन ने पता था कि आप लोग पराठे ज्यादा पसंद आवेंगे, इस वास्ते मैंने आपकी खुशी का ख्याल जो है। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारे जो बदला हुआ रूप है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसी भी हो ना बहुत अच्छी लग रही हो, बस तुम ऐसे ही रहा करो। हाँ आ जाओ नाश्ता कर लेते हैं। आप खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आज तक तुम अपने हाथों से मुझे खिलाती रहती थी ना, अब मेरी बारी है। बैठो। ये लो। अच्छा अब बताइए आज आप क्या करने वाले हैं? वही जो तुमने मुझे कहा था, नाश्ता करने के बाद जब तक तुम मूर्तियां बनाओगी ना, तब तक मैं सारी तस्वीरें पूरी कर लूंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार जाकर इन्हें बेच आएंगे। पर आज मैं अपनी कही बात बदलना चाहूँ। मतलब मुझे तस्वीरें नहीं बनानी है? नहीं नहीं, हाँ मतलब हाँ भी और नहीं भी। ठाकुर साहब हमारे को अपनी बातों में ना उलझाओ। आज मैं आपका हाथ बटाऊंगी तस्वीरें बनाने में, और मूर्तियां बनाने में आप हमारा हाथ बटाओगे। कमाल है, ये आज सूरज कहां से निकला था भाई? मतलब आज तो मेरी किस्मत को ज्यादा मेहरबान है मुझ पर।
और हमारी किस्मत भी ठाकुर साहब। आपका प्यार पाकर आपसे जुदा होने का ये आखिरी दिन है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो जय हो जय हो भगवान जी महाराज जय हो। भगवान जी महाराज हमारे कुछ शक्ति दो। आज मैं हमारी छोरी रुक्मी ने बोलने जा रहा हूं कि तू अपने प्यार अपने ठाकुर साहब के साथ संसार बसाकर खुश रहे। रसाल के भविष्य की सुरक्षा देखकर अब मैं यही चाहूं कि रसाल के मन में ठाकुर साहब के प्रति यही भावना बढ़ी रहे कि अब वो ना रहे। मारे ऐसा करने से मारी रुक्मी की खुशियां उसके पास रहेगी। मारी मदद करना भगवान जी महाराज, मारी मदद करना। मारे को पक्को विश्वास है कि वो रुक्मी ही थी जिससे घीसू के बापू ने फोन पे बात की थी। ऐसो संजोग ना हो सके है और काहे कोई शर्मन धाम से घीसू के बापू को फोन करने लाग्यो। वटे तो उनका कोई काम ना है और कैसे पता करूं मैं। घिसू की माँ, दो आदमी के वास्ते बाजरे की रोटी और सांगरे को साग बना दे। अरे आपने तो ना ही बाजरे की रोटी भावे है और ना ही सांगरी की सब्जी। यो तो रुक्मी की मनपसंद का खाना है ना, फिर आप किस वास्ते ले जाना चाहो? अरे हमारे को खेत में जाना है, गेहूं और सरसों की फसल देखना है। वो माधो है ना, माधो, उसकी बीननी मायके गई है। उसने मारे को बोली उसके वास्ते ले जाना है। अब वो खावेगा तो मैं भी खा लूंगा। तू जल्दी से बना दे, मैं तैयार होकर आऊं। हेलो माँ। अरे रसाल, मारी छोरी कैसी है? माँ, बापू हवेली वास्ते निकले की ना? हवेली? थारे बाबू को आज हवेली आनो तो? हाँ, वो बापू कल मारे से कह रहे थे कि वो मारे को किसी मंदिर में ले जाना चाहे। कौन से मंदिर ले जाना चाहे थे थारे बापू थारे को? माँ, वो तो मारे को ना पता है। आप हमारी बात बापू से करवाओ ना। हाँ, पर थारे बापू तो खेत जा रहे हैं। मारे से भी ये बात ना कही हवेली जाने की। कब कहा था थारे से मंदिर जाने वास्ते? माँ, वो बापू आपने और घीसू ने गांव छोड़कर ही अट्ठे आने वाले थे हमारे को ले जाने वास्ते। पर उनसे बात कर रही है? रसाल है। रसाल को आप आज मंदिर ले जाने वाले थे? हाँ हाँ, मैं काले थारे से बोलियो था, पर अटे आकर के मारे को ख्याल आयो कि थारे घर वाले से पूछे बिना ले जाना ठीक ना रहेगा। हमें 1-2 दिन बाद आऊंगा पूछने, फिर ले जाऊंगा थारे को। ठीक है? ठीक है बापू। आप रसाल को आज मंदिर ले जाने वाले थे? अरे ये बात तो आपने मारे से ना कही ना जी। कौन से मंदिर ले जाने वाले थे आप? अरे मैं देखूं, जब से आप मठ में दान करके लौटे हो कुछ खोए खोए से लाग रहे हो। अरे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो जी। अब मारे को ना मालूम तो क्या बोल रही है। मारे को काम से जाना है, ठीक दिमाग से जाने दे। अरे मेरा खाना बांधा कि नहीं? ला रही हूं, पर मारे से अरे चल तो सही। अरे मामा साहब, मां सखी करेगी, ये करना था पापा साहब ने कर लिया। दीप, इस तरह तिल मिलाने से कुछ ना होगा। अपने दिमाग को शांत रख। मां साहब, हमारे को आपका भाषण ना सुनना है। मैं जा रहा हूँ आपके दोस्त के फार्म हाउस पे। बर्थडे पार्टी है। अरे बर्थडे पार्टी है? ये क्यों ना बोल रहा है कि वठे शराब पीने जाना है, जुआ खेलने जाना? हाँ, दारू पीऊंगा और अय्याशी भी करूंगा और जुआ भी खेलूंगा, क्योंकि ये हमारे आदत में शामिल है। तो इसके लिए मैं क्या करूं अब? तो कुछ अच्छी आदतें भी डाल ले अपने आप में। अपने पापा साहब के साथ ऑफिस जा। हाँ चल भाई, चल ऑफिस। हमारे को ऑफिस में ना जाना है।
भाई को किसी कुर्सी पे बैठने का शौक ना है। थारे को कुर्सी पे बैठने का शौक ना है, पर पैसे उड़ाने का शौक है। बटे जुए में हार के अलावा कुछ ना हाथ लगेगा थारे को। तो अठे कौन सी संपत्ति हाथ लगी हमारे, जिस संपत्ति के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। पापा साहब ने हमसे छीन कर उस रसाल को दे दियो। मां से पूछो तक ना क्या क्या नहीं किया हमने, क्या मिला हमें, क्या मिला? कुछ नहीं। अब हमारे को ज्ञान मत दो कि आगे हमारे को क्या करना है। देख भांजे, मैं जानू हूं थारी हालत उस शेर की तरह है जिसके मुंह से मरा हुआ शिकार खींच लिया हो। पर भांजे, अपना व्यवहार ऐसा मत कर कि जीजोसा के लिए तू शक के घेरे में खड़ा हो जावे। सुमेर समझाई से कि मदन सिंह के बोलकर गया है इसके पिता को। संपत्ति का हवाला देके रसाल की सुरक्षा की बात करके गया है। हाँ भांजे, हाँ, मदन सिंह तो दोगलो निकलियो। अरे हम तो उससे अपना काम करवाने गए थे, वो तो हमारा ही काम करने वाला था। भांजे, कहीं उसे भनक तो नहीं पड़ गई? मेरा मतलब है मदन सिंह को कहीं शक तो नहीं हो गया? इसी वास्ते थारे को बोल रही हूँ थी। मदन सिंह के जाने के बाद उसकी बात थारे पापा सा को कचोट रही है, इसीलिए अपने गुस्से पर काबू रख और कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। देख भांजे, जो छिन गया है उसके लिए तड़पने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सामने पड़ा है भांजे, जो सामने पड़ा है उसे लेने की कोशिश कर। सबसे पहले अपने पापा सा का भरोसा जीत, उनके बिजनेस पे काबू कर। और हाँ भांजे, ये बात भी मत भूल, जो मदन सिंह थारे पापा सा के कान में भर के गया है कि मेघ सिंह और रणवीर की मौत का कारण संपत्ति है, यह बात थारे पापा सा के दिमाग से निकाल। देख भांजे, थारा पापा सा अपनी शान के लिए कुछ भी कर सके। भांजे, कुछ ऐसो कर भांजे कि हम तीनों को जीवन सुधर जाए। समझो? लेट्स गो। ठाकुर साहब, आप मूर्तियों में रंग भरने में हमारी मदद कर रहे हो यार। मैं इन मूर्तियों के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में भी रंग भर रहा हूँ। बताओ, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? केसरिया। अच्छा, अगर तुम्हें केसरिया रंग इतना पसंद है तो फिर मैं तुम्हारे लिए केसरिया पगड़ी पहना करूंगा हमेशा। क्या देख रही हो? आपको केसरिया पगड़ी पहने हुए महसूस कर रही थी। और मेरे लिए अपने सिर पर मटकी उठाए, हाथ में खाने की पोटली लिए खेत की तरफ जाते हुए भी देखा होगा, है ना? मैं रुक्मी की खुशी अब ना छीनूंगा। तब तो मुझे हम दोनों के लिए खेत भी खरीदना पड़ेगा। क्या बोलती हो? अरे बापू, आप कब आए? आइए ना बापू। आप सिर्फ रुक्मी के नहीं, मेरे भी बापू हैं। आशीर्वाद दीजिए। बेटा, आप और रुक्मी हमेशा ऐसे ही खुश रहो।
आप लोग आपस में बातें कीजिए ना, मैं चाय भिजवाता हूँ। अब ठाकुर साहब, बापू, जब हमारा घर बच जाएगा तो आपकी बेटी चाय बनाएगी, अभी मुझे करने दीजिए। आता हूँ। आपने ठाकुर साहब को ऐसा आशीर्वाद कहीं दियो कि वो और मैं हमेशा खुश रहे। छोरी, पिता होकर मैं थारे को कभी खुशी न दे पाया, पर आज ठाकुर साहब के साथ थारे को खुशी से मुस्कुराते देखियो तो बस यो ही आशीर्वाद देने की इच्छा हुई। हर एक की इच्छा पूरी हो ये संभव ना है बापू। खैर, आप रसाल ने बाहर छोड़कर आए हैं। हम रसाल से बाहर ही मिल लेंगे। मैं उसे पहले सब कुछ समझा दूंगी और फिर हम ठाकुर साहब से मिलवाएंगे उसे। चलो। ना बेटे ना, मैं रसाल को साथ न लाया हूं और ना ही मैं उसे कभी लाऊंगा। छोरी, हमारी दिली ख्वाहिश है कि तू ठाकुर साहब के साथ हमेशा खुश रहे। रसाल वास्ते रणवीर इस दुनिया में ना है, उसे इसी ख्याल में सारा जीवन जीने दे। आप ये क्या बोल रहे हो बापू? मैंने जो कहा वो सच है छोरी। बहुत सोच विचार करने के बाद में मैंने ये फैसला लिया है। आपका फैसला गलत है बापू। आप ऐसा फैसला करने की सोच भी कैसे सको हो बापू? मैं अपनी उस बहन की खुशियां कैसे छीन सकूं जो हमारे को जान से भी ज्यादा प्यार करे, हमारे को भरोसे का प्रतीक माने। उसका भरोसा तोड़ दूं मैं, उसकी पीठ पर छुरा घोंप दूं? ये आप हमारे से कैसा पाप करवाना चाहो बापू? एक पिता होने के नाते मैं थारे को खुशियां देना चाहूँ। और रसाल, वो आपकी छोरी ना है। आप अपनी एक छोरी की खुशियां छीनकर दूसरी छोरी को कैसे खुश रख सको हो बापू? हर इन सब में मैं कैसे खुश रह सकूं? अरे वो थारी खुशियां थी जो थारे से छीनकर रसाल की झोली में डाल दी गई। वो रसाल की कुर्बानी थी बापू, जिसने अपनी जीजी की खातिर, अपने माँ बापू की खातिर, अपनी इच्छा ने मारकर ठाकुर साहब से ब्याह किया। और आज वही ठाकुर साहब उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी, वो ठाकुर साहब के बच्चे की माँ बनने वाली है बापू। अरे रणवीर को रसाल याद ना है, वो अब थारे साथ में जीवन बिताना चाहता है। जे तब थारे से नफरत करता था, अब थारे को प्यार देकर अपना कर्ज चुकाना चाहता है जिस पे थारा अधिकार था। वो हमारा अधिकार ना था बापू, धोखा था वो। भले ही मैंने ठाकुर साहब को चिट्ठी लिखी थी, पर वो चिट्ठी उन तक तो ना पहुंची ना। वो तो धोखे में ही थे, हमारे जले चेहरे से अनजान थे। उनका हमारे को धोखेबाज कहकर निकाल देना सही था। अब उसी रणवीर को थारे चेहरे का दाग स्वीकार है। क्योंकि आज वो ठाकुर रणवीर ना है बापू, उन्हें कुछ याद ना है। जिस दिन याद आ जाएगा, उस दिन आपकी छोरी के माथे पर धोखा देने का एक और कलंक लग जाएगा। आप जिसके नाम का सिंदूर हमारे माथे पर डलवाना चाहो, उस दिन वही सिंदूर हमारे माथे का कलंक बन जाएगा बापू। और इस तरह आप अपनी दोनों छोरियों का जीवन बर्बाद कर दोगे। और ये छोरी रसाल के पास उसका बींदना है, पर उसके जीने का सहारा उसका बच्चा है। उसकी देखभाल के लिए लोग हैं, उसकी जीवन की सुरक्षा के वास्ते उसके पास कोई संपत्ति है। और हमारी दूसरी छोरी, अरे थारे पास में क्या है? न तो काल कुछ था, न काल कुछ रहेगा। और आज मैं देख रहा हूं कि थारे पास में थारा प्यार है, वो प्यार जिसके ना मिलने से तू ये संसार छोड़ने चली थी। रुक्मी, मैं थारे से हाथ जोड़कर भीख मांगू हूं, हमारी बात मान ले बेटा, नहीं तो ऊपर जाकर थारी मां ने के मुंह दिखाऊंगा। हमारी विनती स्वीकार कर ले।
मैं थारे आगे हाथ जोड़ू।